Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैथ्स में एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग जैसे कि इसके पहले की क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स या फिर क्वांटम फिजिक्स की उत्पत्ति होती है और कहां से कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन लोगों ने इसके बारे में अपने विचार दिए। उसके साथ साथ आपने यहां देखा कि हम लोग जो मॉडर्न फिजिक्स का अध्ययन करते हैं, आधुनिक भौतिक विज्ञान का, उसके अंतर्गत हम लोग क्वांटम फिजिक्स को रखते हैं या वर्तमान की सभी पॉस्टुलेट्स, सभी फैक्ट्स क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम लोग उसी के आगे सेकेंड लेक्चर में बात करने वाले हैं कि आखिर हमारे सामने ये जो क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट आया तो क्यों आया। क्या इसके पहले भी हम फिजिक्स के बारे में पढ़ते थे, वह कौन सी फिजिक्स थी, क्या उस कॉन्सेप्ट से हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती थी, एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो सकते थे, या ऐसी क्या घटनाएं थी जिस कारण से हमने क्वांटम मैकेनिक्स को अपने सामने लाया। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी चैनल पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके जोड़ दीजिए और अधिक से अधिक लोग इस क्वांटम मैकेनिक्स का, क्वांटम फिजिक्स का लाभ ले सकें। देखिए, ये क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स का जो पोर्शन है वह आपका बीएससी के सेकेंड ईयर के पोर्शन में, साथ ही साथ एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। तो देखिए, जैसा आप लोग जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स की उत्पत्ति और उसके पहले की बात करेंगे तो क्वांटम मैकेनिक्स के पहले का जितना भी सिस्टम है, जितनी भी कॉन्सेप्ट हैं, फिनोमिनाज हैं, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कि उस सभी को कंबाइंड रूप से क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स का नाम दिया जाता है। दरअसल है क्या, अगर हम कहें कि नहीं उस पूरी फिजिक्स को, उस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लासिकल फिजिक्स का नाम दिया जाए तो क्या उसमें कुछ कमी रह गई थी, या फिर उसमें हमने क्या संशोधन किया जिसके द्वारा क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म होता है। तो आज की जो क्लास है वह इसी पर आधारित है कि फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स कहां फेल हो गई। क्योंकि आप कई जगह पढ़ेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या रिलेशन है, तो एक ही बात लिखी होती है कि जहां क्लासिकल मैकेनिक्स इरर करने लगती है, सॉल्व नहीं कर पाती, वहीं से क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हो जाता है। तो जैसा आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे कारण हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स का फेल होना और क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म होना। हमने पिछले वीडियो में आपको क्वांटम मैकेनिक्स के जन्मदिन, बर्थडे के बारे में भी बताया था। आप सभी लोग प्रीवियस वीडियो को भी देख करके एक अच्छी नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग बात करेंगे फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी क्यों फेल हो जाती है, बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीजन देखिए क्या कह रहा है, इट कुड नॉट, ध्यान से देखिएगा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ एटॉमिक डोमेन। इट कौन, क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल मैकेनिक्स यह एटॉमिक डोमेन को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। एटॉमिक डोमेन या एटम से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट थे उन्हें यह क्लासिकल मैकेनिक्स प्रूफ नहीं कर सकी, बता नहीं सकी, फेल हो गई। तत्पश्चात क्वांटम मैकेनिक्स हमारे सामने आती है। जैसे कि आपने देखा, जो भी हमारी रोजमर्रा की एक्टिविटीज हैं, थंडर स्टॉर्म्स का आना, सन और अर्थ का रिलेशन, मूविंग कार इन ए प्लेन, एक कार का चले जाना, यह सब क्या है, आप इनके बारे में बता सकते हो क्योंकि आपको प्रीवियस जानकारी होती है और इन सभी के बारे में एक अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छा डिस्क्रिप्शन
क्लासिकल मैकेनिक्स देता था, जितने भी हमारे रोज के एक्सपेरिमेंट हैं उन सब में क्लासिकल मैकेनिक्स लगता है और सभी का कंक्लूजन भी निकलता है। लेकिन जैसे हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं एटम डोमेन में, अर्थात एटम में न्यूक्लियस के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स और यहां आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन सब में क्या रिलेशन है, किस तरीके से यह फैला हुआ है, आप देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं। क्या इलेक्ट्रॉन्स का रिलेशन न्यूक्लियस के साथ हो सकता है, अर्थात एटॉमिक डोमेन के बारे में यह क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है और क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म होता है। तो ये रहा आपका पहला रीजन। दूसरा रीजन देखिए, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कौन? क्लासिकल मैकेनिक्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकी। दरअसल जब क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देखा गया तो वहां यह बात बताई गई कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है वह कुछ इस प्रकार से, अर्थात कॉन्टिन्यूअस मैनर में या जो है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। लेकिन हमने इसी स्पेक्ट्रम को जब एक्सपेरिमेंटली देखा तो पाया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस ना होकर के एक डिस्क्रीट मैनर में रिजल्ट देता है, अर्थात कुछ इस तरीके से। तो यहां पास भी क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जा रही है। तीसरा रीजन, दिस थ्योरी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। या जो क्लासिकल थ्योरी थी या स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिस्क्राइब नहीं कर सकी। कैसे स्टेबिलिटी ऑफ एटम की बात करेंगे तो यहां पास अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स से बताया गया, यह क्या है, न्यूक्लियस है। ये देखिए यहां पास ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहा है। तो क्लासिकल थ्योरी के अंतर्गत यह बताया गया कि यह जो इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगाते लगाते यह अपनी एनर्जी को भी रिलीज कर रहा है। और जब एनर्जी को रिलीज कर रहा है तो धीरे धीरे एक ऐसा समय आया कि इसकी एनर्जी पूरी तरह खत्म हो गई और यह इलेक्ट्रॉन आकर के क्या है, इसी न्यूक्लियस में गिर गया। क्या ऐसा संभव है? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर ये यहाँ गिर जाएगा तो एटम का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। अर्थात बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एटम, जो क्लासिकल मैकेनिक्स बता नहीं पाया, क्योंकि यहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत बताया गया कि क्या है, वो स्टेबल नहीं है, एनर्जी का लॉस कर रहा है। तो इनकी ये बात भी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। अगले कॉन्सेप्ट में आइए, द एनॉर्मस रेंज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ मेटल कंपेयर टू इंसुलेटर आल्सो कुड नॉट बी एक्सप्लेन। क्लासिकल थ्योरी क्यों फेल होती है? मेटल और इंसुलेटर का जब आप कंपेयर करते हैं तो वहां देखते हैं कि कंडक्टिविटी के बारे में क्लासिकल मैकेनिक्स ने बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया। वर्ड आया है कंडक्टिविटी। क्या होता है कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी किसकी होगी? कंडक्टर की होगी। और कंडक्टर के बारे में आप जानते हैं, ऑल दोज मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिसिटी और चार्जेस पास completely in a proper manner, we can say that the material are known as the conductor. Let us example of conductor then. We can say that iron, copper, aluminum, human being, graphite. इसी के साथ साथ जब आप देखेंगे कंडक्टिविटी की, तो जब आप सिल्वर की कंडक्टिविटी की बात करते हैं, सिल्वर की कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो जो ड्राई क्वार्टर्स होता है उसके रेस्पेक्ट में सिल्वर की कंडक्टिविटी 10 की पावर 20 के रेंज में ज्यादा होती है। अर्थात क्वार्टर्स का 10 की पावर 24, 23 टाइम्स सिल्वर की कंडक्टिविटी होती है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा जो करंट, मैक्सिमम करंट पास हो पाएगी वो कहां से? सिल्वर से पास हो पाती है, चांदी से आप लोग कहते हैं। एल्युमिनियम, कॉपर के हम लोग वायर यूज करते हैं,
आयरन भी क्या है, एक कंडक्टर है, लेकिन आयरन लोहे की तार हम लोग क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी कम है, इसकी एब्जॉर्बिंग पावर ज्यादा है। जब इसके ऊपर से चार्जेस पास करेंगे, करंट पास करेगी, तो पता चला एक यहां से सोर्स से 220 वोल्ट निकल करके आ रहा है और आयरन लोहे की तार है, उसने क्या किया, पूरा का पूरा करंट को एब्जॉर्ब कर लिया और घर तक पहुंचते पहुंचते 10 वोल्ट बचे। इसलिए आयरन की वायर का यूज नहीं किया जाता। तो यहां आप देखेंगे मेटल और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी के बीच जो रिलेशंस है उसे यह क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं बता पाया। द रेंज ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज आल्सो वेरी लार्ज, दिस वाज नॉट आल्सो एक्सप्लेन। देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वह अलग अलग मटेरियल की क्या होती है, अलग अलग होती है, और इसे भी क्या है यह डिस्क्राइब नहीं कर पाया। जहां पास आप देखेंगे कि आयरन की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लगभग 10,000 के बराबर होती है, 10,000 के बराबर होती है, वहीं आप कॉपर की देखेंगे तो माइनस में हो जाती है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है और इस डिफरेंसेस को क्लासिकल मैकेनिक्स समझा नहीं पाया। उस पूरे के पूरे डिफरेंस को सही तरीके से सॉल्व करना क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत समझाया गया है। इसलिए इस पॉइंट में भी क्लासिकल थ्योरी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। लास्ट देखिए, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियर डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट हैज अनसफिशिएंट एनर्जी। कह रहे हैं कि जो अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है, अल्फा पार्टिकल निकल करके आता है कहां से, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। न्यूक्लियर से अल्फा पार्टिकल जब निकल करके आता है तो उसके निकलने में भी एक प्रॉपर एनर्जी की जरूरत पड़ती है। उस एनर्जी की अगर हम बात करें तो उस अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस से बाहर आने के लिए लगभग 20 MeV की एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसको पा करके वह अल्फा पार्टिकल उस न्यूक्लियर से बाहर आ जाता है। लेकिन अनसफिशिएंट एनर्जी होने के कारण वह न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ पाता। तो इन सब चीजों के बारे में, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, अल्फा पार्टिकल की उत्पत्ति, यह भी हम क्लासिकल थ्योरी के अंतर्गत समझ नहीं पाए और उसका भी एक डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्वांटम मैकेनिक्स का, क्वांटम थ्योरी का साथ लिया। तो ये इतने फैक्ट थे फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी के अंतर्गत। इन सभी फैक्ट के कारण क्लासिकल थ्योरी फेल होती है और हमारे सामने आती है क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम थ्योरी। इसी के साथ साथ आपको यह भी पढ़ना है कि पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम थ्योरी क्या है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसके बाद बात करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की। नोट करिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स फेल होती है और वहां से क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म होता है, इस चीज को हमने देखा। अब देखिए, आपसे जो पूछा जाता है इसके साथ साथ क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स क्या हैं, अर्थात हम क्वांटम मैकेनिक्स को समझने वाले हैं तो उसमें क्या पोस्टुलेट्स काम करेंगे। दरअसल ये पोस्टुलेट्स होते क्या हैं, पहले इनको हम समझ लेते हैं। जब हमें किसी भी फिनोमिना को, किसी भी कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करना होता है तो हम लोग अपने से कुछ एजम्पशन कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, और अगर हमने उन एजम्पशन को डिराइव कर दिया, प्रूफ कर दिया, वो सही हो गए, तो वही एजम्पशन क्या बन जाते हैं, पोस्टुलेट्स बन जाते हैं। इसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे कई बार पूछा गया है, तो आपको पूरी तरीके से एकदम उसको पढ़ के, लिख के, समझ के रट डालना है। तो देखेंगे क्या क्या पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स हैं। सबसे पहला, द स्टेट ऑफ सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय द वेव फंक्शन साई एक्स वाई जेड टी। किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए एक वेव फंक्शन हम लेंगे पूरे के पूरे क्वांटम मैकेनिक्स में, जिसमें वह वेव फंक्शन साई एक्स वाई जेड पोजीशन,
पोजीशन और टाइम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यह पहला पोस्टुलेट है। दूसरा, एवरी ऑब्जर्वेबल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की जो हम फिजिकल प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करते हैं कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय लीनियर ऑपरेटर, उसे हमेशा एक लीनियर ऑपरेटर के द्वारा डिफाइन करेंगे। कैसे? जैसे पोजीशन ए को हम कैरेक्टराइज कर रहे हैं बाय ऑपरेटर ए। ऑपरेटर हमेशा कैप में लिखा जाएगा। पोस्टुलेट नंबर 3, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की फिजिकल क्वांटिटी की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, आर गिवन बाय आइगन वैल्यू एंड इन द ऑपरेटर इक्वेशन। दिए गए इक्वेशन में आइगन वैल्यू ही उस सिस्टम की फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करेगी। यह क्वांटम मैकेनिक्स का पोस्टुलेट है। चौथा, व्हेन एन ऑपरेटर ए इज ऑपरेटेड ऑन ए फंक्शन साई, जब किसी ऑपरेटर को किसी फंक्शन के साथ ऑपरेट कराएंगे, द एवरेज रिजल्ट, हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, तो ये देखिए यहां पास एक ऑपरेटर है जिसे ऑपरेट कराया गया है, तो इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी साई स्टार ए साइड डी टॉर्क अपॉन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी साई स्टार साइड डी टॉर्क। यह रिलेशन आपका निकल करके आएगा तब जब किसी ऑपरेटर को किसी फंक्शन के साथ ऑपरेट कराते हैं। लास्ट है देखिए, ऑल द वेव फंक्शन आर टाइम डिपेंडेंट, जितने भी वेव फंक्शन आप क्वांटम में पढ़ेंगे, वेव फंक्शन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय साई, इट इज time dependent, means psi x y z t, it is the position and t is the time, then its behavior should be described by time dependent Schrödinger equation। अभी हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। तो वहां पास हम देखेंगे कि इस इक्वेशन को श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन कहते हैं, जहां पास एक एच आया है, एच कैप, जिसे हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं। आगे चल के हम सबके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को समझा, क्लासिकल मैकेनिक्स के फेलियर को समझा। तो आपको वीडियो कैसी लगती है, समझ में आती है, आप लोग कमेंट करें, दोस्तों तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसमें बताई जाने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी नोट्स बना सकें, उन्हें पढ़ सकें। तो हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में इसके साथ, 5वें लेक्चर के साथ। तब तक आप लोग अच्छी नोट्स बना करके, अच्छे से रिवीजन करके हमसे अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।